हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया का। क्लास 10th की हिस्ट्री एनसीईआरटी चल रही है गाइस। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात करी अबाउट सत्याग्रह, कुछ सक्सेसफुली लॉन्च सत्याग्रह के बारे में हमने बात करी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। एज यू ऑल नो कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, तो उन्होंने वहाँ पे भी सत्याग्रह सक्सेसफुली लॉन्च करा था। उसके बाद जब इंडिया में आए थे तो यहाँ पे उन्होंने चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाला जो इशू था, उन सब के अगेंस्ट में उन्होंने सक्सेसफुली सत्याग्रह लॉन्च करा था। तो उनको जब इतनी ज़्यादा सक्सेस मिल रही थी तो गांधी जी ने 1919 में ये सोचा कि वो एक पैन इंडिया बेसिस पे, मतलब नेशन वाइड एक सत्याग्रह लॉन्च करेंगे जो कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में होगा ना। व्हाट वाज रॉलेट एक्ट? मैंने पहले भी बताया था कि इस वाले चैप्टर में, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री वाली बुक है, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक वर्ल्ड हिस्ट्री वाली बुक नहीं है, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी में पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री दे रखी है। बस एक चैप्टर है जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है, तो इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। और जो भी शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स हैं, लाइक चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, इस बारे में इन सारे टॉपिक्स पे हम इस चैप्टर के एंड में वीडियो बनाएंगे। ओके, तो बात करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। तो पहले क्या था, थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से लेकर के 1918 तक, तो एट दैट टाइम जो इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी हो गए थे। ठीक है, बहुत अलग अलग से मूवमेंट लॉन्च हो रहे थे। ठीक है, तो ऐसा तो था नहीं कि, मैंने पिछले वाले भी वीडियो में बताया था कि वहाँ पे फोर्स रिक्रूटमेंट हो रही थी, क्योंकि किसी का मन तो था नहीं ना वॉर में पार्टिसिपेट करने का। वो तुम्हारा मैटर है, तुम जानो, मतलब वो अंग्रेजों का मैटर है, तुम लोग जानो, हम लोग क्या जाने, हम लोग को फोर्सफुली क्यों लेके जाया जा रहा है। बट फिर भी हम लोग कुछ कर सकते थे नहीं एट दैट टाइम के इंडियंस की मैं बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे फोर्स रिक्रूटमेंट होती थी और इस वजह से भी लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था उसमें तो बहुत ज़्यादा जो इंडियन थे वो रेवोल्यूशन कर रहे थे, कुछ रिवॉल्ट कर रहे थे, मतलब हर जगह कोई ना कोई मूवमेंट हो ही रही थी। तो एक तरफ ब्रिटिशर्स वॉरफेयर कर रहे हैं, एक तरफ ये इंडिया में ये सब चल रहा है, तो वो लोग भी खुद भी परेशान होने लगे। और उस टाइम पे जो न्यूज़ थी, जो भी कुछ चल रहा है इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में, वो टेलीविज़न पे तो दिखाया जाता था ही। तो जो रॉलेट एक्ट था उसमें ये था कि आप अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कुछ नहीं बोल सकते हो, ना ही अपने न्यूज़पेपर्स में, ना ही अपने टीवी चैनल्स पे, ना ही कुछ। मतलब अगर आपने उनके अगेंस्ट में कुछ बोला तो आपको कुछ नहीं किया जाएगा, आपको सीधा पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद आपको या तो फांसी दे दी जाएगी या फिर जो भी उनके मन में आता था वो करते थे। ऑफकोर्स वो लोग किसी को छोड़ते नहीं थे बेसिकली। ठीक है, तो ये था अपना ये रॉलेट एक्ट। तो ये जो एक्ट था ना वो किसी को पसंद नहीं आया। मैं बस गांधी जी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, गांधी जी थे, तिलक साहब थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। ये ऐसा नहीं था कि बस ये हिंदू सेक्शन जो सोसाइटी में थे वही परेशान थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बाकी जो सेक्शन थे हमारी सोसाइटी में, लाइक मुस्लिम्स थे, जो कुछ भी थे, अदर रिलीजन के जो लोग थे, सबके सब परेशान थे। क्योंकि जो रॉलेट एक्ट था ना वो सबके लिए लागू हुआ था, ऐसा नहीं था कि बस हिंदू के लिए लागू हुआ है। मतलब आप कुछ नहीं बोल सकते हो। अगर आपने पेपर में एक आर्टिकल छापा है ना अंग्रेजों के खिलाफ में, तो जो जिसने वो प्रिंट करा है उसको तो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। आपने अगर पेपर खरीदा है तो आपको भी मिलेगी। अब बताओ, पेपर, मान लो आपने कुछ प्रिंट करवा दिया पेपर में, मुझे क्या पता है पेपर में क्या प्रिंट हुआ है। और अगर मैंने पेपर ले लिया, मैंने पढ़ लिया और मैंने उस पेपर को अपने पास रख भी लिया, तो भी ये मेरी गलती है, तो भी आप मुझे डेथ सेंटेंस दोगे, मतलब सजाए मौत। ठीक है, मतलब ये लोग यही करते थे, इनको इसके अलावा कुछ नहीं आती थी। ठीक है, इससे सारे के सारे लोग परेशान हो गए। तो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि वो एक नॉन वायलेंस पे बेस्ड हो, वो एक ऐसा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करें। और वो सच में ऐसा चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। मैं बाद में इस बारे में बात करूंगी। जो कि अभी इन्होंने कहा कि हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे जो कि 6 अप्रैल को स्टार्ट होगा हड़ताल के थ्रू। ठीक है, जो कि नॉन वायलेंस पे बेस्ड होगा। आप लोगों को शोर नहीं करना है, आप लोग को जस्ट नॉर्मल नॉन वायलेंस के बेसिस पे ही सब कुछ करना है। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल, कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर वॉट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से नहीं, कब अटेम्प्ट देना है, कब नहीं देना है, बट आप सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। यहाँ पे कोई ग्रुप्स नहीं बना हुआ है, यहाँ पे बस टीचर्स दिख रहे हैं। बट सर, ये सर का पर्सनल नंबर है, वो खुद ही रिप्लाई करते हैं और सर की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। सो हरी अप, लेट मत करो। आप सर को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, सर को मेल भी कर सकते हो, बट इतने फेमस टीचर का नंबर मिल रहा है, आप क्या चाहिए, तो आप सर को व्हाट्सएप ही कर लो। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये खबर पूरे सबको जब फैलने लगी तो वहाँ पे रैलीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज हुई। जस्ट अ मिनट। तो वहाँ पे रैलीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज हुई, जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए, जो रेलवे वर्कशॉप्स थी और जितने भी अलग अलग जितने भी दुकानें वगैरह थी वो सब की सब वो बंद होने लगी।
अब जब ब्रिटिशर्स को ये पता चला तो उन लोगों को ना ये लगा कि अब ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या पता आगे जा कर के ये जो लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे कि रेलवे है, टेलीग्राफ है, उन लाइनों को ये डिसरप्ट कर दें, उससे पहले हमें कुछ करना चाहिए। तो जो ब्रिटिशर्स का जो ये एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी वहाँ के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने ये सोचा कि हम जो ये नेशनलिस्ट हैं, हम इन्हीं का ही दमन कर देते हैं, ठीक है, इनको ही जेल में डाल देते हैं, तो उसके बाद ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो लोकल लीडर्स थे, जैसे कि अमृतसर में जितने भी लोकल लीडर्स थे, और भी बहुत सारे जगह पे लोकल लोकल जो जितने भी लीडर्स थे, उन सबको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को ये मतलब बैन कर दिया गया कि आप दिल्ली वाले एरिया में नहीं आओगे। 10 अप्रैल को जो पुलिस है अमृतसर में, उसने फायर करा। पीसफुल प्रोसेसन चल रहा था। ऑफकोर्स जब नॉन वायलेंस पे बेस्ड है तो तुम्हें फायर करने की क्या ज़रूरत है। तुम नॉन वायलेंस पे भी बेस्ड जो हमारा हड़ताल, स्ट्राइक, वॉट जो भी हो रहा है, आप उस पर भी फायर कर रहे हो, ये तो गलत चीज़ है ना। तो अमृतसर में ऐसा काफ़ी कुछ हो रखा था। और फिर उसके बाद में बैंक्स वगैरह थी, पोस्ट ऑफिसेस थे, जो रेलवे स्टेशंस थी, उस पर भी अटैक करा गया, लोकल पीपल के थ्रू भी अटैक करा गया। फिर वहाँ पे मार्शल लॉ लग गया। जनरल डायर ने कमांड लिया था। इस बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे बस पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, और एट लास्ट सबके बारे में डिटेल में पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या हुआ था। तो जब जनरल डायर ने जब इसका कमांड लिया था, उस टाइम पे जनरल डायर ही था इंडिया में। तो 13 अप्रैल को एक फेमस इंसिडेंट हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से हम जानते हैं इसको, ठीक है। इस दिन क्या हुआ ना, जलियांवाला बाग जो है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। अब क्योंकि इसने बताया नहीं था, जो कि जनरल डायर था ना, उसने बताया नहीं था कि अ, आप लोग को यहाँ पे भीड़ नहीं लगानी है। अब उस दिन था बैसाखी वाला फेस्टिवल। कुछ लोग वहाँ पे गए थे बैसाखी मनाने जलियांवाला बाग में, ठीक है, और कुछ लोग वहाँ पे गए थे मार्शल लॉ जो लगा हुआ था उसके अगेंस्ट, वो लोग एजिटेशन करने गए थे, मतलब उसके अगेंस्ट वो लोग आप कह सकते हो रिवॉल्ट तो नहीं, बट हाँ उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने गए थे वहाँ पे, या प्रोटेस्ट इज़ द राइट वर्ड। तो उसके अगेंस्ट में कुछ लोग प्रोटेस्ट करने गए थे, और कुछ लोग जो थे ना वो बैसाखी का फेस्टिवल मनाने गए थे। और जो बैसाखी का फेस्टिवल मनाने गए थे और जो भी ये प्रोटेस्ट वगैरह करने गए थे, उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ पे भीड़ नहीं लगानी है। तो गलती किसकी? अंग्रेज़ों की। सज़ा किसको मिली? हम इंडियंस को। तो हुआ ये कि जब देखा जनरल डायर ने, तो उसको ये लगा कि सारे लोग ना ये मार्शल लॉ जो लगा है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने आए हैं, और जब हमने मना किया है कि यहाँ पे भीड़ नहीं लगानी है, किसी को भी मास एजिटेशन नहीं करना है, लोगों को यहाँ पे इकट्ठा नहीं होना है, सबको अपने अपने घर में रहना है, तो यहाँ पे क्यों लोग आए हैं? तो उसको भी उसको खुद को कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे लोग क्यों आए हैं। और अगर पता भी होता, ऑफकोर्स उसको पता था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वो अनअवेयर था कि कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, हमको पता ही नहीं है, उसको पता था। बट लोगों को नहीं पता था ना कि ऐसा ऐसा कुछ रूल्स भी निकले हुए हैं, जनरल डायर ने ऐसा ऐसा कुछ रूल्स निकाले हैं। तो इसने क्या किया, ये आया जलियांवाला बाग में, जितने भी एग्ज़िट पॉइंट्स थे उन सबको ब्लॉक करा। और क्योंकि जो बहुत सारे जो विलेजर्स थे जो बैसाखी मनाने आए थे, उनको तो पता भी नहीं था, वो अनअवेयर थे मार्शल लॉ के बारे में, ठीक है। तो वो तो अपना आराम से सेलिब्रेट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे क्राउड थी, और जितने भी एग्ज़िट डोर थे उनको लॉक करके उन सारे क्राउड पे गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया। इसने अकेले नहीं, इसके कुछ ऑफिशियल्स भी थे। ऑफकोर्स ये तो गोलियाँ चलाएगा है नहीं, ये तो बस खड़े होकर देखेगा ऑब्वियसली। तो इसके जितने भी आर्मीज़ वगैरह थे, आर्मी तो थे नहीं खैर, उन्हीं के ऑफिशियल्स थे, और साथ में ये भी था, उन सब ने ना गोलियाँ चलाना शुरू कर दी उन सारे भीड़ पे। और वहाँ से लोग कहीं जा भी नहीं पाए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग मर गए। उसका ऑब्जेक्ट क्लियर था, उसको लोगों में टेरर फैलाना था। उसने खुद भी ये बाद में जाके ये मतलब खुद बोला है कि हाँ मुझे लोगों में डर फैलाना था। अब पता नहीं कौन सा डर फैलाना चाहता था इतने लोगों को मार के, खैर ये एक अलग बात है। और जैसे ही जलियांवाला बाग का जो ये न्यूज़ था वो स्प्रेड हुआ, जितने भी क्राउड्स थे नॉर्थ इंडियन टाउन्स में वो आ गए, ठीक है। उनको भी गुस्सा आया, उन्होंने भी स्ट्राइक्स वगैरह करना शुरू करी। उनके क्लैशेस हो रखे थे एट दैट टाइम पुलिस के साथ में, और उन लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि ये जो जस्ट अ मिनट, हाँ, कि ये जो हमारा ये रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में हम सत्याग्रह कर रहे हैं वो नॉन वायलेंस पे बेस्ड होना चाहिए, बट यहाँ पे उन लोगों ने वायलेंस कर दिया। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने सत्याग्रह हमने लॉन्च करा, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हमने कुछ लॉन्च करा। तो बाद में गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। और उस टाइम पे ना जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, लाइक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक्स वगैरह हो रहे थे, तो जो गवर्नमेंट थी उसका जो बहुत ही ब्रूटल रिप्रेशन आया। मतलब ना ये औरतों को छोड़ते थे, ना ये मेल्स को छोड़ते थे। तो मेल्स को क्या करते थे, जब वो लोग जाते थे तो उनके कपड़े वगैरह उतरवा के, शर्ट वर्ट जो भी होता था, उनको बेल्टों से मार लगवाते थे। जो विमेंस थी, एक बार तो क्या हुआ था, एक छोटा सा इंसिडेंट है, एक एक औरत होती है, उसके वो कुछ कर देती है शायद, मतलब क्लैशेस वगैरह हो जाते हैं उसके भी पुलिस के साथ में। तो ये लोगों को बोल देता है कि आप इसके घर के सामने से निकलोगे तो आप इसको मतलब टॉर्चर करते हुए निकलोगे, ऐसा कुछ इसने बोल रखा था जनरल डायर ने।
तो ये ऐसी वाली कुछ चीज़ें थी वहाँ पे, बहुत ख़राब सी चल रही थी। और इसने बोला था कि जितने भी इंडियंस हैं उन सबको हमें, और स्पेशली हमारे जितने भी ब्रिटेन के जो भी ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे बैठे हुए ब्रिटिशर्स, उन सबको सैल्यूट करना पड़ेगा। ज़मीन में ये लोग, ज़मीन पर नाक वगैरह रगड़वाने का काम ये लोग ये करते थे, इतना वाहियात काम कर रखा है। ठीक है, तो गांधी जी को लगा कि नहीं, अब तो ये वॉयलेंस यहाँ पे हो गया है और अब ये किसी काम का है नहीं, और मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में सत्याग्रह लॉन्च करा, तो इन्होंने वो वापस ले लिया। ठीक है, अब इस टाइम तक गांधी जी को ना कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ गई थी, क्योंकि जो ये रॉलेट सत्याग्रह था ये वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, बट ये लिमिटेड था मोस्टली टू सिटीज़ एंड टाउन्स। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी को भी उस टाइम पे लग गया था कि अगर उनको कोई ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करना है, ठीक है, मतलब एक तो पता था कि हाँ लॉन्च करना पड़ेगा, और उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, जितने भी ये सर्टन क्लासेस हैं, जो ये रिलीजन है स्पेशली हिंदू एंड मुस्लिम, उनको एक साथ लेके आना पड़ेगा। विदाउट यूनिटी आप कुछ नहीं कर सकते हो। सुना है ना ये लाइन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इनको यहाँ पे पता चल गया था कि अगर हमें ऐसा कुछ करना है, ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट कोई लॉन्च करना है, तो हम विदाउट सपोर्ट ऑफ ये क्या बोलते हैं हिंदू एंड मुस्लिम्स, इनके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इनको पास लाने का एक ही तरीका है, खिलाफत वाला इशू। अब देखो खिलाफत वाला इशू क्या हुआ। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था फ्रॉम 1914 टू 1918, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो ऑटोमन टर्की है उसको इन लोगों ने डिफीट कर दिया था, अलाइड पावर जो थे। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली ये टर्की हार गया था। तो वहाँ पे ना कैलिफेट थे जो मुस्लिम के धर्म गुरु होते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि मतलब उनका अबॉलिश तो नहीं करा, बट यहाँ पे कुछ कुछ ना रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि नहीं अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इससे ना जो इंडियंस के जो मुस्लिम्स थे वो भड़क गए कि ये हमारे धर्म गुरु हैं, तुम इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। बट जब इन लोग के मन में ऐसा कुछ आया कि ये हमारे धर्मगुरु हैं, अब ब्रिटिशर्स हमारे धर्मगुरु के अगेंस्ट अगर कुछ करेंगे तो बेसिकली वो हमारे भी अगेंस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड करा लॉन्च करने का खिलाफत वाला मूवमेंट, जो भी ये खिलाफत इशू चल रहा था। और उस टाइम पे ये भी रूमर फैल गई थी कि जो ये ऑटोमन के जो ये एम्परर हैं, ठीक है, मतलब जो स्पिरिचुअल हेड होते हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, जो कैलिफेट या फिर जो आप बोल सकते हो खलीफा जो होते हैं, उनके अगेंस्ट में बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी इन्होंने इम्पोज करी है। ये भी रूमर फैल गई थी। तो जो ये मुस्लिम्स थे इंडिया में, उनको बहुत ख़राब लगा ये। तो इन लोगों ने डिसाइड करा कि ठीक है, हम अब खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो एक खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे में मार्च 1919 में। तो वहाँ पर जो यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स हैं ना, जैसे कि मोहम्मद अली, शौकत अली, ठीक है, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ में मिलकर डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन इशू। ठीक है, मतलब इस वाले इशू पे मतलब ऑब्वियसली वो लोग यूनाइट हो गए थे अब। ठीक है, सिंपल सिंपल से समझो कि वहाँ पे टर्की में ये सीन हुआ, यहाँ पे हिंदू एंड मुस्लिम यूनाइट हो गया। बट आप देखोगे कि जो काम ब्रिटिशर्स ऑटोमन टर्की, मतलब ये जो बगदाद के खलीफा थे, क्या नाम है इनका, ये जो स्पिरिचुअल हेड थे इस्लामिक वर्ल्ड के, जब ब्रिटिशर्स ने इन पे हार्श ट्रीटी इम्पोज करी, तब जाके यहाँ पे मास एजिटेशन हुआ मुस्लिम्स में। ठीक है, और जब फिर आप वहीं के एम्परर जो होंगे मुस्तफ़ा कमल आतातुर्क जी जो होंगे, वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कैलिफेट के पोजीशन को अबॉलिश कर दिया। तो फिर वहाँ पे जाकर ये जो खिलाफत वाला मूवमेंट है, वहाँ पे वो धीरा पड़ने लगेगा, फिर यहाँ से वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये खिलाफत की कमेटी वगैरह फॉर्म हुई, वहाँ पे ये लोग गांधी जी से मिले। ठीक है, फिर इन्होंने डिसाइड करा कि जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है और जो ये खिलाफत मूवमेंट है, हम इन दोनों को एक साथ मिला के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जो कलकत्ता एट दैट टाइम, अभी तो कोलकाता है, उस टाइम तो कलकत्ता ही हुआ करता था, जो सेशन था कांग्रेस का 1920 सितंबर में हुआ था, वहाँ पे गांधी जी ने कन्विंस कर लिया लोगों को कि वो एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ में मतलब साथ साथ हैंड इन हैंड चलेगा, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ ये जो खिलाफत मूवमेंट है वो भी चलेगा। याद रखना, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है और जो ये खिलाफत मूवमेंट है, वो इंडिपेंडेंस के लिए नहीं है, वो डोमिनेंस स्टेटस मांग रहे हैं अपना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमको आज़ाद करके यहाँ से छोड़ के चले जाओ, ये यहाँ पे डोमिनेंस स्टेटस मांग रहे हैं। अब यह है वाई नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, गांधी जी ने अपने फेमस, उनकी एक बुक है हिंद स्वराज, जो कि उन्होंने 1909 में लिखी थी। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने ये डिक्लेयर करा कि जो ये ब्रिटिश रूल है ना, वो इंडिया में इसीलिए एस्टैब्लिश हुआ और इसीलिए इतना आगे बढ़ रहा है क्योंकि जो हम इंडियंस हैं, हम उनके साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम ही कोऑपरेट करना बंद कर दें, ठीक है, तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं, इनकी उतनी औकात नहीं है कि ये हम पे इतना रूल कर लें। अब जब ये लोगों ने पढ़ा, तो लोगों के अंदर ये हुआ ना कि हाँ ठीक है, हम सबको सब कुछ बॉयकॉट करना शुरू करेंगे, हमें विद इन 1 ईयर हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ। अब वो होता है ना कि अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, आप उसको
छोटा सा भी क्लू दोगे ना तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सा होप हो जाएगा। यही हुआ था उस टाइम पे लोगों के साथ में, स्पेशली जो इलिटरेट लोग थे एट दैट टाइम, जो कंट्री साइड के जो लोग थे उनके साथ में ये हुआ था। अब बात करेंगे जो ये नॉन कोऑपरेशन है वो एक मूवमेंट कैसे बना। तो गांधी जी ने कहा था कि हमें स्टार्ट करना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे पास टाइटल्स हैं या फिर जो भी हम अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, अगर हम सिविल सर्विसेज में हैं, अगर हम आर्मी में हैं, नॉट हम, उस टाइम के इंडियंस के मैं बारे में बात कर रही हूँ, जब भी मैं हम कहती हूँ तो समझ जाया करो उस टाइम के इंडियंस के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो गांधी जी ने कहा कि अगर आप में से कोई सिविल सर्विसेज में से है, आर्मी में है, पुलिस में है, कोर्ट में है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में है, स्कूल्स में है, या फिर आप फॉरेन गुड्स में कंट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, मतलब जो कुछ भी है आपके पास, अगर वो गवर्नमेंट से एसोसिएट करता है, अगर आपका वो प्राइवेट चीज़ नहीं है तो आप उसको बॉयकॉट कर दो। आपको वो यूज़ करने की या फिर आपको उसमें इन्वॉल्व होने की अभी तक कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोग थे अभी, क्योंकि गांधी जी ने बोला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हो रहे हैं अभी बने हुए हैं, आप उसको भी बॉयकॉट कर दो। अब कुछ लोग ऐसे थे ना जिनको ये पसंद नहीं आया कि यार हम लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों बॉयकॉट करें। कुछ लोग, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है गाइस, ठीक है। तो कुछ लोगों को ये लगा कि हम क्यों बॉयकॉट करें। कुछ लोग जो काउंसिल्स के जो इलेक्शंस हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो इसलिए ज्वाइन करना चाहते थे कि हाँ ठीक है, हमें भी कोई अच्छी खासी पोस्ट मिल जाएगी, हम भी थोड़े से पावर में रहेंगे। और कुछ लोग थे जो उनको ये लगता था कि अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इन अंग्रेज़ों का जो मन में आया वो करेंगे सब। अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हम काउंसिल में रह करके उनको बॉयकॉट कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट में कुछ बातें कर सकते हैं, जिससे कि हमारे फेवर में जो भी लॉज वगैरह बन रहे हैं वो बने, ठीक है। और गांधी जी ने इतना कहने के बाद, अभी जैसे मैंने बताया, उन्होंने बोला कि सब चीज़ों को बॉयकॉट करना है। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि अगर इन सब के करने के बाद भी अगर गवर्नमेंट का हमारे पर ब्रूटल रिप्रेशन आता है तो हम एक फुल सिविल डिसोबीडेंस कैंपेन लॉन्च करेंगे, ठीक है। समर्स वाला टाइम था 1920 का। महात्मा गांधी और जो शौकत अली थे उन्होंने पूरे इंडिया भर में टूर करा, ठीक है। उन्होंने पॉपुलर सपोर्ट लोगों का लिया उस सारे मूवमेंट के लिए, लोगों को मोबिलाइज़ किया, उनका सपोर्ट पाने की कोशिश की। बट अभी जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोग जो कांग्रेस में थे वो इनसे खुश नहीं थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही खुश नहीं थे, बट उनको लगता था कि जो काउंसिल के इलेक्शंस हैं जो नवंबर 1920 में होने वाले हैं, तो वो हमें बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। अभी जैसे मैंने इन बारे में बात करी। अब सितंबर और दिसंबर वाले मंथ के बीच में बहुत ही टसल चल रही थी कांग्रेस के बीच में, इसी को लेकर के, कांग्रेस में और गांधी जी में एक टसल सी चल रही थी कि नहीं, हमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल से हमें उसको बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाद में देखोगे सब सॉर्ट आउट हो गया, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस बीच में लोग अलग अलग भी मिलते थे, जो लोग खुश नहीं थे इस सारी चीज़ों से वो अलग मिलते थे। और बहुत जगह बहुत बार तो कोई मीटिंग्स वगैरह भी नहीं हुई, जो सपोर्टर्स थे और जो ओपोनेंट्स के बीच में कभी भी ये लोग आपस में मिले नहीं। फाइनली इन लोगों को ये समझाया गया कि नहीं, हमें यूनिटी बना के रखनी है। तो यहाँ पे यूनिटी का कितना रोल है, हमें यूनिटी बना के रखनी है। तो जब कांग्रेस सेशन मिला नागपुर वाले टाइम पीरियड में, सॉरी नागपुर वाले जगह पे जब मिला दिसंबर 1920 वाले टाइम पीरियड में, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी वो अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट के बारे में। इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नॉट अबाउट सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट थी वो कंट्री साइड में कैसे स्प्रेड हुई, ठीक है। जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट थी वो 1921 में स्टार्ट हो गई थी, मतलब हाँ वो वहीं से स्टार्ट हो गई थी। बहुत सारे से सोशल ग्रुप्स वगैरह थे जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था, और सबके अपने 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 स्पेसिफिक एस्पिरेशन थे, ठीक है। और किसी को कुछ चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था। उस टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि सबको इंडिपेंडेंस चाहिए था, उस टाइम पे भी लोग डोमिनेंस स्टेटस की ही डिमांड कर रहे थे। नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम जो ये मूवमेंट है वो टाउन्स में कैसे स्प्रेड हुआ, ठीक है। तो अभी के लिए इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और एंड करने से पहले भी एक बार अपने स्क्रीन पे आप वो व्हाट्सएप नंबर देख लो, आप सर को मैसेज कर सकते हो। इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे सर खुद रिप्लाई करेंगे। नो मैटर वॉट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो, हम आपको गारंटी देते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही होगा। बिकॉज ये जो प्रीलिम्स था 2023 वाला, सभी को पता है कितना ज़्यादा हार्ड था। और हमारे वाईशायर्स से बहुत सारे बच्चों ने इसको स्कोर करा है, 80+ मार्क्स उनके आए हैं। सो हर जगह लेट मत करो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।